हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अशोक कुमार यूपीएससी के फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं। तो भारतीय भूगोल का ये पहला चैप्टर आज आपका समाप्त हो जाएगा। आज का टॉपिक डालिए कर्क रेखा के संदर्भ में भारत। कर्क रेखा के संदर्भ में भारत और कर्क रेखा के विषय में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी पहले भी दे चुका हूं। कर्क रेखा क्या है? एक जलवायु विभाजक रेखा है। इसी से संपूर्ण पृथ्वी पर क्या होता है? सर्दी, गर्मी और बरसात का आभास होता है। ठीक है, तो कर्क रेखा को यदि हम देखें, कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो ये शेर जैसे मुकाम बता चुके हैं आपको पहले। ये क्या है? ये गुजरात है। ये क्या? गुजरात है। और क्या है? राजस्थान का क्षेत्र भी पड़ता है। पूरा राजस्थान का क्षेत्र है यहाँ पर ये पड़ रहा है। तो सेकंड क्या पड़ रहा है? राजस्थान। मध्य प्रदेश का क्षेत्र पड़ रहा है एमपी। ठीक है, एमपी से कटकर छत्तीसगढ़ बना है तो वो भी इसी पर पड़ रहा है, छत्तीसगढ़। यहाँ पर जो पॉइंट आएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे ये बिहार से कटकर बना झारखंड, ये भी यहीं पड़ रहा है, झारखंड। वेस्ट बंगाल, ये आपका वेस्ट बंगाल। ये त्रिपुरा, ये वाला पॉइंट, ये त्रिपुरा। और ये मिजोरम। ठीक है, तो वनडे एग्जाम के लिए तो इतना ही सफिशिएंट है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और किन किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती। यहीं से कई बार क्वेश्चन बन चुका है। तो आप लिखेंगे कर्क रेखा के संदर्भ में भारत। नोट कीजिए और ये डायग्राम आप बना लीजिए अच्छे से। ठीक है, कर्क रेखा के संदर्भ में भारत। ठीक है, डायग्राम बना लिया। तो कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से कटकर बना हुआ छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कितने राज्य हुए? कितने राज्य हुए? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो इनके अलावा जो भी को आप लिख दोगे उनसे होकर नहीं गुजरती है। इनके अलावा जो भी लिख दोगे उनसे होकर नहीं गुजरती है। तो या तो क्वेश्चन ये बना हुआ किन से होकर गुजरती है या किन से होकर नहीं गुजरती है। होकर तो इनसे गुजरती है। नंबरिंग में क्वेश्चन आया कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 7 5, तो कितना? टोटल 8 से। ठीक है, अब बात करते हैं कर्क रेखा के संदर्भ में भारत। तो क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वता है कर्क रेखा के संदर्भ में? देखिए, कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा एक जलवायु विभाजक रेखा है। और मैं आपको जियोमॉर्फोलॉजी में ये पहले पढ़ा चुका हूं कि कर्क रेखा से क्या है, यहाँ कर्क रेखा के पश्चात सूर्य क्या है? सूर्य डायरेक्ट जो लंबवत प्रकाश डालना बंद कर देता है। तो इसके पश्चात क्या है? प्रकाश की किरणें तिरछी पड़नी स्टार्ट हो जाती हैं पृथ्वी पर। तो इसलिए कर्क रेखा को जलवायु विभाजक रेखा माना जाता है। तो इसके बहुत मायने हैं और जियोमॉर्फोलॉजी में हम इसको आपको अच्छी तरीके से समझा भी चुके हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक रेखा और समझते हैं, यह है मानक समय रेखा। एक रेखा को समझेंगे, भारत की मानक समय रेखा। और अक्षांश में देशांतर रेखा में भी आपने इसको जाना था, भारत की मानक समय रेखा। एक टर्म डाल लेंगे, मानक भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा। तो मानक समय रेखा क्या है? वैसे इस टॉपिक के विषय में हम आपको जानकारी दे चुके हैं।
लेकिन चूंकि भारत का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं तो यहाँ फिर से इसका जिक्र करना पड़ेगा, फिर से इसका जिक्र करना पड़ेगा। देखिए ये जो रेखा है, ये रेखा हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कल क्वेश्चन में दिया था। और ये रेखा क्या है, ये रेखा 68.6वीं देशांतर रेखा और ये 97.25वीं देशांतर रेखा, ठीक है। और भारत के समय का जो निर्धारण किया हुआ है, भारत के जो समय का निर्धारण किया हुआ है, इन दोनों रेखाओं के मध्य से जो रेखा आती है वो आती है कितना, 82.5वीं देशांतर रेखा। कितना, 82.5वीं देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा कहा गया है। और कैसे आई ये रेखा, दोनों को जोड़ दो, 68 और 97.25 को जोड़ेंगे, ये काम हम पहले कर चुके हैं, तो कितना आएगा 82.5। तो 82.5वीं देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा कहा गया है, ठीक है। और किन किन राज्यों से गुजरती है, तो क्या है, ये यूपी, एमपी और ये आपका उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। यूपी, एमपी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर ये रेखा गुजरती है। तो इस विषय में हम पहले भी आपसे बात कर चुके थे, इसमें ऐसा कोई विशेष मुद्दा नहीं है। ये एमपी के साथ साथ जो एमपी का एक पोर्शन है, एमपी से कट के बना हुआ छत्तीसगढ़, क्या है, छत्तीसगढ़, ठीक है। हालांकि इसी से पहले भी हम आपसे बात कर चुके हैं, तो इसमें अब विशेष कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है। तो 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा, और टाइम के ऊपर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं आपके लिए। तो भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, क्योंकि भारत का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं तो इसको भी हमें पढ़ना जरूरी था, ठीक है। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा कितनी है। टॉपिक बदलेगा आपका, भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। तो यदि हम बात करें भारत की टोटल भूभाग कितने किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, यहां से भी पहले क्वेश्चन आता था, अब यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहा है काफी सालों से, ठीक है। यदि हम बात करेंगे, भारत 2 प्रकार से बॉर्डर रखता है। एक तो ये जहां पर स्थलीय देश है, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन, और एक ही क्या है, ये जल वाला पोर्शन। एक क्या है, ये जल वाला पोर्शन, ठीक है, एक क्या वाला पोर्शन है। लेकिन साथ साथ में कंफ्यूजन वाली बात यह है कि इधर क्या है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, ठीक है। तो टॉपिक लिखेंगे भारत की सीमा, भारत की सीमा, भारत की सीमा। तो भारत की सीमा को आप कैसे करेंगे, भारत की सीमा है, भारत की सीमा, ठीक है, बॉर्डर। तो 2 प्रकार से बांट देंगे, एक है स्थलीय सीमा और एक है जलीय सीमा, ठीक है। ये जो जलीय सीमा है इसे भी आप 2 प्रकार से बांटेंगे, जो जल वाली है इसे एक पॉइंट बनाएंगे आप, मुख्य भूमि, मुख्य भूमि तक, और दूसरा पॉइंट बनाएंगे द्वीपों समेत, द्वीपों समेत। देखिए ये जो स्थलीय भाग है, जो ये वाला पोर्शन जो हमने मिटा दिया है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये है
15,200 किलोमीटर का। कितना है? 15,200 किलोमीटर का। और यदि यहां से ले, ये जो आपका गुजरात का पोर्शन बना हुआ है, यहां से जल वाला पोर्शन लें, इसे मिटा देते हैं, एक बार छोटा करके बना देते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहां समझते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, बात कर रहे हैं ये जो जहां पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, और तुम्हारा नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, ये जो स्थलीय सीमा है, ये स्थलीय सीमा है, तो वो कितनी है? वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन यदि हम यहाँ से बात करेंगे, गुजरात से लेके और कहाँ तक, कन्याकुमारी तक की बात करेंगे, तो ये कितना है? ये है 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। लेकिन यदि हम गुजरात से लेके और कहाँ तक, ये 6 डिग्री 4 मिनट तक बात करेंगे, जहाँ तक ये निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार यानी कि इंदिरा पॉइंट तक की हम बात करेंगे, तो ये है 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर। यदि टोटल सीमा की हम बात करेंगे, टोटल सीमा की बात करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 15,200 प्लस 7,516.6 516, ये बैठा आपका 7 बैठा ना, 22,716.6 किलोमीटर। तो आप यहाँ लिख दीजिए 22,716.6 किलोमीटर। तो ये टोटल भूमि की लंबाई हुई। क्या है? ये टोटल भूमि की लंबाई हुई। ठीक है, तो और तो कोई ऐसा आपका मुद्दा बचा हुआ नहीं है। इस एक छोटा सा पॉइंट और बचा हुआ है, उसे और नोट कर लेते हैं, उसे और समझ लेते हैं। तो टॉपिक लिखेंगे आप अपना, भारत का समुद्री अधिकार। छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है, भारत का समुद्री अधिकार। ठीक है, और आज इसका रिवीजन भी करेंगे, आज इसका रिवीजन भी करेंगे। इस चित्र को हमें चाहिए भी, फिर दोबारा बनाना पड़ेगा वरना। टॉपिक लिखेंगे भारत का समुद्री अधिकार। समुद्री नहीं होता, समुद्री होता है, समुद्री अधिकार। देखिए हुआ क्या, जब अंग्रेज यहां पर आए, जब अंग्रेज यहां पर आए और यहां पर नहीं संसार के लगभग सभी देशों में अंग्रेजों ने अपना राज्य स्थापित किया है, उनका राज्य चलता था। और ऐसा भी कहते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में, ऐसा भी कहते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में तो कभी सूर्यास्त होता ही नहीं था, अंग्रेजों के जमाने में सूर्यास्त होता ही नहीं था। अच्छा, आप सोच के बताना कि ऐसा क्या था अंग्रेजों के जमाने में, मतलब अंग्रेजों के राज्य में, अंग्रेजों के जमाने में नहीं, अंग्रेजों के राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य में कभी क्या होता था, कभी सूर्यास्त होता ही नहीं था। तो ऐसा क्या जादू था उनके पास, ऐसा क्या जादू था? आप इस बात का आंसर देना, और कल हम बात करेंगे कि उनके राज्य में सूर्यास्त क्यों नहीं होता था। ऐसा क्या है कि हमारे यहाँ तो सूर्यास्त हो जाता है, जैसे 12 घंटे होते हैं तो 12 घंटे बाद सूर्यास्त हो जाता है। ठीक है, तो आप बताना कल कि क्यों अंग्रेजों के राज्य में कभी भी सूर्य छिपता ही नहीं था, ऐसा क्या था, क्या वे जादूगर थे? तो कल बात करेंगे इसके समय, लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं भारत का समुद्री अधिकार। तो जब भारत में अंग्रेज आए, न केवल भारत में आए बल्कि उन्होंने समस्त संसार के देशों को अपना गुलाम बनाया, वहां शासन किया। तो इस प्रकार से जब लगभग सभी देश उनसे मुक्त हो गए और एक संगठन बनाया गया, क्या? यूएनओ। क्या बनाया गया? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ।
तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने पाया कि भाई ये जो समुद्र है, ये समुद्र क्या है, समुद्र तो 29% है, स्थल का 29% है, और समुद्र क्या है 71% भाग पर जल है। तो यदि हम 29% भाग पर ही कमाते रहे तो जो लोग 71% भाग का यूज कर रहे हैं वो लोग क्या है, ज्यादा पावरफुल होंगे। तो प्रत्येक देश को समुद्र में कुछ अधिकार दिए गए, सभी देशों के साथ मिलकर बैठक की गई और उस अधिकार को कहा गया अनक्लोज। उस अधिकार को अनक्लोज कहा गया, यूनाइटेड नेशन कंडीशन लॉ ऑफ सी, समुद्री कानून पर एक संधि। और इसके तहत यह डिसाइड किया गया कि प्रत्येक देश, चाहे वो भारत हो या कोई भी देश हो, प्रत्येक देश समुद्र में कुछ ना कुछ अधिकार रखेगा और समुद्र को मापने के लिए एक नया मात्रक बनाया गया, नॉटिकल एरिया। क्या है, नॉटिकल एरिया। और उस देश का जो समुद्र तट होगा, उस देश का समुद्र का जो तट होगा वो किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि भारत का भी बिल्कुल सीधा नहीं है, लेकिन क्या है, एक एवरेज लाइन खींच ली जाएगी, एक एवरेज लाइन खींच ली जाएगी। इसको कहा जाएगा आधार रेखा, आधार रेखा। और इस आधार रेखा से समुद्र की तरफ, इस आधार रेखा से, ये क्या है, ये तो अरब सागर है भाई, ये क्या है, ये तो अरब सागर है, और यहां तक भी अरब सागर का जल है, और यहां तक भी अरब सागर का जल है। तो यहां पर क्या है भाई, ये आधार रेखा से, यदि ये आधार रेखा है, इस आधार रेखा से माना जाएगा 12 नॉटिकल एरिया तक इस देश का खुद पूरा अधिकार होगा। संपूर्ण जितना इसका खुद के जमीन पर अधिकार है, उतना ही क्या है, उतना ही पानी पर भी अधिकार होगा। साथ ही साथ इसे एक अधिकार और दिया गया कि आधार रेखा से 24 नॉटिकल एरिया तक वो टैक्स वसूली कर सकता है। इसे नॉटिकल एरिया या नॉटिकल माइल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ उसे यदि कुछ परमाणु हथियार वगैरह का टेस्ट करना हो, अभी तो सपोज करो हमें परमाणु बम बनाया है हमने, या कोई विध्वंसक हथियार बनाया है, तो उसका प्रयोग करके हम पाकिस्तान की तरफ तुम देख लेंगे, पाकिस्तान तो क्या है, एकदम पाकिस्तान अपने अस्त्र शस्त्र लेके खड़ा हो जाएगा। तो समुद्र में उस चीज को टेस्ट कर लीजिए आप, कितना 200 नॉटिकल एरिया तक आप विध्वंसक हथियारों का टेस्ट भी कर सकते हैं, कहां पर, समुद्र में। तो ये बात रखी गई, और इस बात को क्या किया गया, इस बात को प्रमाणिकता दी किसने, यूएन ने। और उस संधि को, सभी देशों के बीच जो संधि हुई, उसको क्या कहा गया, अनक्लोज कहा गया। आप ये डायग्राम बना लीजिए, और उसके बाद इन सब बातों को हम क्या कर लेते हैं, लिपिबद्ध कर लेते हैं। जल्दी से बनाइए। हो गया। चलिए एक इसे दूसरे डायग्राम में बना के दिखा देता हूँ, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। उससे और भी चीज समझ में आएंगी। ये डायग्राम भी आपके काम देगा, ये भी पूरा काम करेगा, लेकिन इस डायग्राम को और इजी कर देता हूँ, थोड़ा सा और इजी कर देता हूँ। एक ऐसा डायग्राम बना लेंगे आप, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये किसी भी देश का क्या हो गया, एरिया हो गया, और यहां से एक लाइन खींच ली गई है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाएगा, आधार रेखा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, आधार रेखा कहा जाएगा। और इस तरफ क्या होगा, इस तरफ ये आपका समुद्र होगा,
ठीक है, इस तरफ देश होगा और ये क्या है, ये सब पानी भरा हुआ था पहले से ही। ठीक है, तो प्रत्येक देश को समुद्र में कुछ अधिकार दिए गए, समुद्र में कुछ सीमाओं का निर्धारण किया गया। कहाँ से, आधार रेखा को बेस मानकर, और ये 3 प्रकार की सीमाओं का निर्धारण किया गया। यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को, यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को एक अलग कलर से देंगे। ये क्या है, ये है 12 नॉटिकल एरिया, 24 नॉटिकल 12 नॉटिकल एरिया, या इसे NM भी कह सकते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है, नेक्स्ट जो है वो कितना है, वो है 24 नॉटिकल एरिया। कितना, ये आपका 24, यहीं से स्टार्ट है, ये यहीं से, यहाँ से यहाँ तक ये है 24 नॉटिकल एरिया या नॉटिकल माइल। ठीक है, और यहाँ से देखें यहाँ तक, ठीक है, ये हो गया 200 नॉटिकल एरिया, 200 नॉटिकल एरिया या 200 नॉटिकल माइल। ठीक है, इस डायग्राम को बना लीजिए और इसी को आधार मान के हम लिखवा देंगे। सारी बातें यही आपसे समझ में, सारी चीजें यहीं से आ जाएंगी। ठीक है, इसको लोकल भाषा में क्या कह दिएगा, क्षेत्रीय सागर। क्षेत्रीय सागर। इस 24 नॉटिकल एरिया को कहा गया समीपस्थ मंडल, समीपस्थ मंडल। और जो 200 नॉटिकल एरिया वाला पार्ट था, इसको कहा गया अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये है आपका विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। क्या है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। ये विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र या EEZ, EEZ के नाम से है। ये कंप्लीट हो गया। क्या है, भारत का समुद्री अधिकार या किसी भी देश का, किसी भी देश का समुद्री अधिकार, समुद्री अधिकार बाई यूएनओ, और यहां ब्रैकेट में भी लिख लेंगे अनक्लोज, UNCLOS। ठीक है, इसे लिखेंगे समुद्री कानून पर एक संधि, समुद्री कानून पर संधि। ठीक है, तो जल्दी से बना लीजिए इसको। ये क्लियर हो गया है पूरा टॉपिक। हो गया, चलिए लिखिए। हेडिंग आपने बना रखा है, डायग्राम आपके एक पहले बन चुका है, एक डायग्राम ये बन चुका है। तो डैश लगा के लिखेंगे नीचे, ये अगले लाइन से लिखना स्टार्ट कर देंगे। सभी देशों के ब्रिटिश राज से मुक्त होने के पश्चात यूएनओ ने सभी देशों के साथ मिलकर
समुद्री भाग पर अधिकार के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जिसे UNCLOS अनक्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे यूनाइटेड नेशन कंडीशन लॉ ऑफ सी, अर्थात समुद्री कानून पर संधि कहा गया। इस संधि के अनुसार प्रत्येक देश को समुद्र में विशेषाधिकार दिए गए। नीचे लिखेंगे अगले लाइन से आधार रेखा। लिखेंगे किसी भी देश के समुद्र के साथ जुड़े हुए टेढ़े मेढ़े तट के मध्य से एक काल्पनिक रेखा मानी गई जिसे आधार रेखा कहा गया। इस आधार रेखा को आधार मानकर ही समुद्र में 3 प्रकार की सीमाओं का निर्धारण किया गया जो इस प्रकार है। नंबर 1 क्षेत्रीय सागर। डैश लगा लिखेंगे आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल्स या नॉटिकल एरिया तक के क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा गया। क्षेत्रीय सागर पर किसी भी देश का उतना ही अधिकार होगा जितना कि उसके स्वयं के भूभाग पर है। जैसे यहां पर हमने बनाया है ये भारत है, ये क्या है? भारत है, इधर भारत है, ये हमारा देश है। नंबर 2 लिखेंगे समीपस्थ मंडल। डैश लगा लिखेंगे आधार रेखा से 24 नॉटिकल एरिया (NM) के क्षेत्र को समीपस्थ मंडल कहा गया। यहां पर कोई भी देश यहां तक कोई भी देश यह अधिकार रखता है कि इस क्षेत्र में वो टैक्स वसूली आदि का कार्य कर सकता है। नंबर 3 लिखेंगे EEZ विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र।